नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो आज का अर्ध सत्य और आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। राहुल गांधी की लीडरशिप पर कांग्रेस के अंदर खाने से लगातार आवाज उठ रही है। कई नेता हैं जो राहुल के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा चुके हैं। कई नेता राहुल पर सवाल खड़े कर कांग्रेस को बाय बाय भी बोल चुके हैं। ताजा बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर की ओर से आया है, जिन्होंने राहुल गांधी को नसीहत दी कि वो इंडिया गठबंधन की कमान छोड़ दें। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या स्टालिन, इन नेताओं में से कोई इंडिया गठबंधन को लीड करे और इनमें से भी उन्होंने ममता बनर्जी पर खासा जोर दिया। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि ममता बनर्जी के बगैर इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा, इसलिए राहुल गांधी गठबंधन की कमान ममता के हाथों में दे। इससे पहले भी अय्यर राहुल गांधी पर कई सवाल खड़े कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मैं गांधी नेहरूवादी हो सकता हूं, लेकिन राहुलवादी नहीं। वहीं इससे पहले शकील अहमद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर कांग्रेस से नाता तोड़ चुके हैं। कांग्रेस में राहुल पर सवाल उठाने वाले नेताओं की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। ऐसे में सवाल है, क्या राहुल की लीडरशिप पर कांग्रेस नेताओं को यकीन नहीं है? क्या राहुल सबको जोड़कर नहीं चल पाते हैं? आज इसी मुद्दे पे हम संवाद करेंगे, लेकिन पहले सुनिए राहुल के खिलाफ कांग्रेस के अंदर खाने से ही कैसे विरोध की आवाज उठ रही है। अधिक के बजाय इंडिया अलायंस का आई और एन और डी और आई सब निकल जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ही इस गठबंधन की नेता है और साथ साथ और दो चार लोग हैं जो कि इस पद को हासिल कर सकते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बजाय राहुल गांधी इसी पद पर रहने की कोशिश करें, किसी और को जो छोटी पार्टियों का है, स्टालिन हो, ममता देवी हो, ममता दीदी हो, ये अखिलेश हो, तेजस्वी हो, और कोई संभाले। सोनिया गांधी जी दिल्ली में हैं और कोई उनका एंगेजमेंट ऐसा नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई पार्लियामेंट नहीं है, तो वो 10 साढ़े 10 बजे से लेके 1:30 से 2 बजे दिन तक जो भी आया उनके यहाँ टाइम मांगे, जाहिर है कि उनसे वो रेगुलरली डेली मिलती थी, इतवार छोड़ के शनिचर को भी। तो उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत रहता था। राहुल गांधी जी फिल्टर्ड लोगों से मिलने लगे कि जो इनका किसी ने मांगा, मान लिया बिहार, मैं अपनी बात बताता हूं, मैंने 5 साल से राहुल गांधी जी से टाइम नहीं मांगा है। मेरा ऐसा 5 साल से टाइम नहीं, मेरा डिसअपॉइंटमेंट था, मेरा माइंड मेकअप हो गया था कि इनसे बात नहीं करनी है, कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ पे कोई फोरम ही नहीं जिस पे बात की जा सके। आमतौर से नेताओं से मिलना मुश्किल है लोगों का, तो बात कोई कहे तो कहाँ कहेगा। CWC के तो मेंबर है नहीं कोई आदमी, और कोई दूसरा फोरम है नहीं, किससे बात कही जाए? बात तो तब कही जाए जब मुलाकात हो, ये मुश्किल है। हो सकता है ममता बनर्जी उनको राज्यसभा के मेंबर होने की कोई मतलब प्रोत्साहन दिखाए होंगे कि भाई राज्यसभा के मेंबर बना देंगे, आप मेरी पक्ष रखते हुए अपनी पैरवी करते रहो। नहीं तो बेकार आदमी की बेकार बातें पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ते, कोई जवाब देने की मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। शंकर अय्यर जी एक सीनियर लीडर है, तो उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो तो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन होगा ही, लेकिन अभी इस वक्त हम लोग पूरा वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन के ऊपर हमारा फोकस है, क्योंकि भाजपा का कंस्पिरेसी का टारगेट है वेस्ट बंगाल। चलिए इस मुद्दे पे चर्चा की शुरुआत करते हैं। कौन कौन मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है, सबसे पहले सभी का परिचय आपसे करा देते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। अजीत द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं,
और साथ में हमारे साथ थोड़ी देर में प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी इस चर्चा में शामिल होंगे। शुरुआत चर्चा की तहसीन जी मैं आपसे ही कर लेता हूं। राहुल गांधी का विरोध तो हमने देखा है, बीजेपी करती है, तमाम जो उनकी विपक्षी पार्टियां हैं वो करती आ रही हैं, लेकिन अब राहुल गांधी के खिलाफ जो विरोध की आवाजें हैं वो पार्टी के अंदर से ही उठ रही हैं। मणिशंकर अय्यर का बयान तो सुर्खियों में ही है, लेकिन शकील अहमद ने भी बयान दिया था कि राहुल गांधी कुछ ही लोगों से मिलते हैं। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि भाई उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है, इंडिया ब्लॉक को अगर कोई लीड कर सकता है तो वो सिर्फ ममता बनर्जी नहीं है, वो सीधा सीधा राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। थैंक यू रवि जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। 2 या 3 चीज हम इसको थोड़ा सा डिवाइड करें, क्योंकि अक्सर क्या होता है बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती है। सबसे पहले मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को भीतर देखना चाहिए, बहुत सारी सुधार की जरूरत है। और क्यों नहीं, यहाँ पर मिश्रा साहब बैठे, डॉक्टर मिश्रा साहब, इनकी पार्टी बार बार चुनाव जीत रही है। जिन चुनाव में हमको जीतना चाहिए था ये लोग जीत कर आते हैं, हम टीवी पे आके मिश्रा साहब को कहते हैं हम जीत रहे, वो आकर जीतते। तो बिल्कुल हमें भीतर दिखना है, देयर इज नो इफ और बट। ये तो गलत होगा अगर मैं कहूं कोई चीज गलत नहीं, 100%। लेकिन कहां पर हंसी आती है, मणिशंकर अय्यर जैसे लोग, वो मणिशंकर अय्यर क्या कह रहा था आदरणीय प्रधानमंत्री के बारे में, और आप मीडिया के बंधुओं को झूठ कहा उसने। आज टिप टॉप हिंदी और उर्दू में, द्विवेदी भाई टिप टॉप हिंदी और उर्दू में आज सारे इंटरव्यू दे रहे वो, और उसमें कुछ नहीं है, हिंदी और उर्दू आना चाहिए, हिंदी हमारी देश की भाषा आना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया, क्या कहा था, मेरी तो हिंदी खराब है, कहा था कि नहीं कहा था। आज ऐसी सुधरी हुई हिंदी, आप लोग उसकी बात सुन रहे हो। शकील अहमद, अगर मणिशंकर अय्यर और शकील अहमद दोनों के बीच में 5 लोग आ जाए ना एक 6 सीटर ऑटो में, उनके पीछे कैंडिडेट्स, मैं बोलूं कि भाई इनकी बात सुनना चाहिए। मणिशंकर अय्यर 2009 में कांग्रेस और डीएमके ने तमिलनाडु स्वीप किया। द्विवेदी भाई और आप वरिष्ठ पत्रकार है, ठाकुर साहब, आप तो तमिलनाडु के पॉलिटिक्स जानते हो देश के। 2009 में कांग्रेस ने स्वीप किया। अच्छा, डीएमके और डीएमके कांग्रेस, एडीएमके और बीजेपी के बीच में 2 ही गठबंधनों का लड़ाई होती है तमिलनाडु में। उस चुनाव में वो चौथा आया, 2 के बीच में वो चौथा आया, वो बता रहा मास बेस। अब तीसरी बात पे आते हैं, मणिशंकर ममता बनर्जी। आदरणीय ममता बनर्जी की पूरी योग्यता है इंडिया अलायंस को आगे ले जाने की। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी में, आदरणीय स्टैलिन साहब में इंडिया अलायंस को मीटिंग बुलाना चाहिए। मैं तो कहता हूं जो कार्सिसिज्म ने किया, रोटेशनल करे, इसमें गलत क्या है, लोकतंत्र जीवित है। इसमें मणिशंकर अय्यर की बुद्धि क्यों चाहिए, वो तो बुलाए ना मीटिंग। मणिशंकर क्यों कर रहा है मैं आपको बोलूं साफ, मैं बिल्कुल साफ बात करता हूं। मैं इनफैक्ट और साफ बात करूंगा। मणिशंकर कहेगा कि इसको कहीं से राज्यसभा मिल जाए, बट मैं आपको एक चीज बोलूं, जो, और मैं इतना साफ बात करने वाला व्यक्ति हूं, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं कांग्रेस का इससे पक्ष रखता हूं। मैं बताता हूं जहां कांग्रेस गलत है, गलत है, गलत है। यहां पर मणिशंकर अय्यर की इनको कोई जरूरत नहीं है एडवाइस की, और खत्म हो जाएगी पार्टी। ये चाय वाला किसने कहा था आदरणीय प्रधानमंत्री को, कांग्रेस की हवा किसने निकाली थी, भूल गए वो दिन। आज बीजेपी को, आज मिश्रा साहब को मणिशंकर अय्यर बहुत पसंद आ रहे। अरे मेरा मन्नी, आपके मन्नी ने क्या क्या नहीं बोला है, कहा हमारी नैया नहीं डुबाया है। लेकिन तहसीन जी, अगर मैं इसी चीज को काउंटर करूं कि बीजेपी में आपने देखा कभी इस तरह का इनडिसिप्लिन, कभी किसी ने प्रधानमंत्री मोदी पे सवाल उठाए हो, कभी किसी ने अमित शाह पे सवाल उठाए हो। कांग्रेस के अंदर ये जो अनुशासनहीनता है, ये जो टॉप लीडरशिप है, उनके प्रति जो सम्मान होना चाहिए, जो डिसिप्लिन होना चाहिए, जो किसी भी पार्टी के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर लीडर का सम्मान उसके नेता ही नहीं कर रहे हैं, मणिशंकर अय्यर नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि मणिशंकर अय्यर और शकील अहमद के बीच में बिठा दी जाए, 5 आदमी नहीं बैठेंगे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद, ऐसे कितने नेता हैं जो कांग्रेस को छोड़ के चले गए, और उन्होंने साफ तौर से कहा कि राहुल गांधी से उनकी नाराजगी थी। आई एग्री विथ यू। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे लोग, हिमंता बिस्वा शर्मा जी, मेरा भाई शहजाद, जितेंद्र प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, ऐसे लोग नहीं जाना चाहिए। आई कंप्लीटली एग्री। इनको तो ये तो मानेंगे ना कि ये राहुल गांधी के नेतृत्व की मतलब कमी थी कि वो लोग चले गए। ये कांग्रेस की कमी है, 100% मानता हूं। लेकिन साहब मैं आपको एक बात बोलूं, कांग्रेस संभाल तो राहुल गांधी रहे हैं तहसीन जी, नहीं खड़गे जी संभाल रहे। लेकिन आपको एक चीज बोलो, ये नहीं कि बीजेपी ये चीज नहीं कि अरे मिश्रा साहब मुझे जीतना है चुनाव, आप क्या कर रहे हो, हंस रहे हो। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको देखिए इसमें मेन चीज ये है
कि ऐसा नहीं कि बीजेपी में कोई आदरणीय प्रधानमंत्री को अटैक नहीं कर रहा, वहां पर भी होता है। सुब्रमण्यम स्वामी के सारे हाल में जो बयान है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, बीजेपी के मेंबरान है ना, वहीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। यशवंत सिन्हा साहब अभी निकाल दिए गए। इनफैक्ट मैंने यशवंत सिन्हा जी के पोते को किसी के पार्टी में कहा था कि आपके दादाजी ने आपके पिताजी की नैया डुबा दी। तो ये बीजेपी में भी होता है। शत्रुघ्न सिन्हा साहब, तो ये नहीं है कि नहीं होता, बट हाँ बीजेपी में इसलिए कम होता, दो कारण। एक तो क्योंकि इस वक्त बीजेपी सत्ता में, और दूसरा क्योंकि जब आपके पास सेंट्रल एजेंसीज होती है तब छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये सच्चाई है, हमारे देश की पॉलिटिक्स की सच्चाई है। जब आपके पास सेंट्रल एजेंसीज ना हो, ये कांग्रेस का भी एक दौर था, चीफ मिनिस्टर को एयरपोर्ट से निकाल देते थे वो लोग। लेकिन तहसीन जी, अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही है, बीजेपी सत्ता में, इसलिए वहां मान लिया डिसिप्लिन है, तो ये भी तो जिम्मेदारी कांग्रेस की हुई। राहुल गांधी हुई, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले चेहरा, अध्यक्ष, सब कुछ उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई थी। तो फेलियर भी तो उन्हीं का ही है ना, कि लोगों को उनमें अब राहुल गांधी में ये विश्वास नहीं रहा है कि वो कांग्रेस को दोबारा सत्ता में ला पाते हैं, इसलिए वो इस तरह से मुंह खोल लेते हैं कि यार कुछ तो हो नहीं सकता। नहीं, 100%। देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, अगर मुझे मिश्रा साहब की पार्टी को हराना है, और मुझे लगता है कि बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है देश के लिए, जिस तरह के वो आजकल नियम निकाल रहे, तो उनको हटाना बहुत जरूरी है। लेकिन कब हराऊंगा, कब मैं देश में जो मुझे लाना है वो एजेंडा ला पाऊंगा, जब मैं सत्ता में आऊंगा। सिर्फ अगर मैं टीवी पर बैठकर या यहाँ पर सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ लिखूंगा तो थोड़ी कुछ होगा। अगर कानून बदलना है या उनको कानून या संविधान बदलने से रोकना है, अगर मैं ये बात मानता हूं, तो ये कब होगा, जब मैं सत्ता में होगा। सत्ता में आना सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी। और आप यकीन मानिए ठाकुर साहब, लास्ट लाइन लूंगा ठाकुर साहब, देश में लोग इतने नाराज है बीजेपी, ये बात अलग है बीजेपी चुनाव जीतती है साहब। मेट्रो का पिलर गिर जाता है, 2 व्यक्ति की जान चली जाती है मुंबई जैसे एरिया में, उसको 5 करोड़ का फाइन लगता है मेट्रो बनाने वाले को, पिलर बनाने वाले को, और जो बेचारा गुजर गया उसको 5 लाख देते, उसमें भी सरकार पैसे कमाती है। दिल्ली में आदमी गड्ढे में गिर जाता है, नोएडा में डूब के मरता है। देखिए, अगर लोकसभा चुनाव के ग्राफ देखा जाए तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं कि बीजेपी का ग्राफ गिरा था 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन सवाल तो वहीं उठकर खड़ा हो जाता है कि ठीक है, बीजेपी का ग्राफ गिरा है, बीजेपी से थोड़ा भरोसा उठा है, लेकिन विपक्ष पर इतना भी भरोसा नहीं हुआ है कि उन्हें वो सत्ता में बैठा दें। ठीक है, अब चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत जी भी बने हुए हैं। कौशल जी, मैं आपकी तरफ रुख कर लेता हूं। आप तो खुश हो रहे होंगे कि कांग्रेस के अंदर एक बार फिर अंतरकला चल रही है, राहुल गांधी पे आप हमला कम बोल रहे हैं, उनके अंदर सही बोल रहे हैं। किस तरह से देख रही है जो सारे रिएक्शन आ रहे हैं? अब तहसीन जी की बात सुनने के बाद मुझे कुछ बोलने को बचा नहीं है। तहसीन जी ने इतने अच्छी तरह से अपनी पार्टी की कमियों को एक्सेप्ट किया। मैं तो मतलब लोकतंत्र की बेहतरी के लिए ये चाहूंगा कि तहसीन जी राहुल गांधी की जगह अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएं तो भारत देश का लोकतंत्र ज्यादा मजबूत होगा और बीजेपी को जीतने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर सामने वाला, अगर तहसीन को मैं मान लूं यहाँ पे राजनीतिक विशेषज्ञ लिखा हुआ, बट वो कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, तो अगर कांग्रेस मैन ऐसा हो जाए जैसा तहसीन भाई है, तो फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं ना। देश की जनता ही अपने आप डिसाइड कर लेगी देश किस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन राजनीतिक विषय है और तहसीन जी ने, मतलब मेरे पास कुछ, आप बताइए ना ठाकुर साहब, अगर तहसीन जी सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर मुझे कुछ बोलने की जरूरत है क्या? मैं तो बोलने, मतलब क्या ही बोलूं? नहीं तो मैं ये कह रहे हैं उसमें एक चीज कौशल जी, आप बोले कौशल जी, तहसीन जी ये कह रहे हैं, फिर मणिशंकर बोल रहे हैं, तो जो सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं तब तो आप कुछ नहीं बोलते, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लेते, वो भी तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। रवि जी, हमारे पास एक सुब्रमण्यम स्वामी है, इनके पास G20 की लिस्ट है सुब्रमण्यम स्वामी की, तो मैं क्या करूं? अब अगर तहसीन भाई, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं बिकॉज आप साफ साफ बात करते हो, और लेकिन आप ये सोचिए ना, मार्गरेट एल्वा आज ही बोला ना उन्होंने कि कांग्रेस के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए तो जैसा हुआ। तो कांग्रेस में 2 तरह के लोग हैं, एक तहसीन जैसे लोग और एक बिना तहसीन जैसे लोग। और वो तहसीन जैसे जो लोग होते हैं ना, उनके लिए राष्ट्र प्रथम होता है, पार्टी द्वितीय होती है और परिवार तृतीय होता है। लेकिन मेजॉरिटी कांग्रेस चल रही है, मेजॉरिटी कांग्रेस। अरे रवि जी सुन तो लीजिए, इतने ही अच्छे आपको तहसीन जी लग रहे हैं तो बुला लीजिए अपने। नहीं, एक मिनट मैं बता देता हूं।
बीजेपी का साफ साफ कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। हाँ। तहसीन जी आज हमारी विचारधारा को एक्सेप्ट करें, इनका स्वागत है, आपका भी स्वागत है। हम तो खुले मन से पूरे देश को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। पर समस्या क्या है कि कांग्रेस में जो टाइप 1 कांग्रेसी हैं, जो हमेशा से रूल करते आए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस 100 से 12 बार ज्यादा बार टूट चुकी है, वो कांग्रेसी सत्ता आज भी चला रहे हैं। और उनके लिए परिवार प्रथम, पार्टी द्वितीय और राष्ट्र थर्ड नंबर तृतीय है। इसलिए कांग्रेस का ये हाल हो रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए एक स्ट्रांग विपक्ष का होना जरूरी है। और मैं तो शुभकामनाएं दूंगा कि राहुल गांधी ये प्रोग्राम देख कौशल रहे हैं और तहसीन जी को जी, अध्यक्ष ठीक है, बना आप कह रहे हैं स्ट्रांग विपक्ष का होना जरूरी है। आप अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो 2019 में कांग्रेस 52 पे थी और 2024 में 99 पे पहुंची है। बिल्कुल, तो इंप्रूवमेंट हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो नीचे गई हैं। आप बीजेपी 2024 में खुद अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। बिल्कुल, मैं सब विपक्ष सुन लिया। तो मजबूत हुआ है। रवि साहब, जब से गठबंधन की शुरुआत हुई है, मेरे ख्याल से 90s से हुई है, 90s से लेकर 2014 तक हमेशा सरकारें बैसाखी पर ही चली थी। उसके पहले भी सरकारें बैसाखी पर चली थी। हाँ, ये क्यों हुआ? इशू ये है रवि जी, सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि जो कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने झूठा एक दुष्प्रचार किया था, जिसमें जनता को कंफ्यूज करने में वो सक्सेसफुल हो गए थे कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, यहां पर जाने क्या लागू हो जाएगा। वो काठ की हाड़ी एक बार चढ़ चुकी, दोबारा नहीं चढ़ेगी। और उससे बड़ी चीज बता दूं, जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, देश की जनता ही सब कर देगी। अच्छा, ठीक है, आपको लग रहा है कि राहुल गांधी जब तक रहेंगे तब तक बीजेपी ऐसी सत्ता में रहेगी। वरिष्ठ पत्रकार अजीत जी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी सवाल उठे हैं राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर। जब इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ था 2024 से पहले, तब नेता कि कौन होगा लीडर, तो हमने देखा था वहां से नीतीश कुमार आ रहे थे, ममता बनर्जी का नाम सामने आ रहा था, लेकिन कोई भी राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि उस वक्त हमने देखा था इंडिया अलायंस में लड़ाई जो थी सबसे ज्यादा यही थी कि प्रमुख चेहरा कौन। नीतीश जी तो चले गए, अगर नीतीश जी, आरएलडी, ये पार्टियां उस वक्त इंडिया अलायंस में रहती तो हो सकता नतीजे जो बहुत करीब चले गए थे कुछ और भी हो सकते थे। तो ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं राहुल गांधी की लीडरशिप क्वालिटी पे, इस पे आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल जिस तरह से तहसीन भाई ने देखा इस पूरे मामले को, हम भी इसको 2 हिस्सों में बांट करके देखेंगे। एक हिस्सा राहुल गांधी के नेतृत्व का है और दूसरा हिस्सा मणिशंकर अय्यर के बयान का है और उनके जो तमाम बयान पिछले 1 हफ्ते के आए हैं उन सभी बयानों का है। पहले उस पर अगर आप चर्चा करें रवि जी, तो ये समझना बड़ा मुश्किल है कि 84-85 साल की उम्र में मणिशंकर अय्यर क्या चाहते हैं। एक दिन वो केरल में जाकर के कहते हैं कि पिनराई विजयन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर से उनकी सरकार आएगी तीसरी बार। एक दिन वो कहते हैं कि एमके स्टालिन को मान दे देनी चाहिए है, वो इंडिया ब्लॉक को जो है मजबूत कर सकते हैं। फिर एक दिन कहते हैं कि ममता बनर्जी सबसे अच्छी लीडर हैं जो लीड करेंगी। तो 3 राज्यों को लेकर के उन्होंने 3 बयान दिए हैं, 3 नेताओं को लेकर के, पिनराई विजयन को लेकर के, एमके स्टालिन को लेकर के और ममता बनर्जी को लेकर के। इन तीनों बयानों का एक ही मतलब है कि वो कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। अब ये हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे कि वो इन तीनों नेताओं के बड़े प्रशंसक हैं या इन तीनों नेताओं की जो क्वालिटीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी और पॉलिटिकल क्वालिटी से बड़े इंप्रेस्ड हैं, इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। वो सिर्फ कांग्रेस विरोध में ये बात कर रहे हैं, उनको डिमीन करना है राहुल गांधी को, इसलिए वो बात कर रहे हैं। कांग्रेस को नीचा दिखाना है, इसलिए ये बात कर रहे हैं। देखिए, पता नहीं आपको ध्यान होगा और बाकी साथी लोगों को भी ध्यान होगा कि जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी तोड़ी थी तो जो शुरुआती लोग ममता बनर्जी के साथ गए थे उसमें मणिशंकर अय्यर भी थे। मणिशंकर अय्यर तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन किया था उन्होंने और 2-3 हफ्ते में ही वो पार्टी छोड़ दी थी। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने कहा था कि हम वहां चले गए तो हमको पता चला कि ये तो बंगाली पार्टी है, तो इसमें हमारा क्या काम है, तो हम छोड़ के आ गए। अब आज वो कह रहे हैं उसी बंगाली पार्टी को कि वो पार्टी इंडिया का जो पूरा ब्लॉक है जो अपोजिशन का, उसको लीड कर सकती है ममता बनर्जी। पता नहीं मणिशंकर अय्यर को ये बात जानकारी है कि नहीं है कि 2024 में अगर इंडिया ब्लॉक सरकार बनाने से थोड़ा पीछे रह गया तो उसका कारण ममता बनर्जी। ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक में नहीं थी। ममता बनर्जी के बगैर इंडिया ब्लॉक 204 सीट लेके आया है। ममता बनर्जी नहीं थी इंडिया ब्लॉक में, पता नहीं लेकिन ममता बनर्जी लड़ी
जितनी सीटों की उनकी भागीदारी थी पश्चिम बंगाल में, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, ये तो आप मानेंगे। नहीं तो वो तो उनका अपना इंडिविजुअल प्रदर्शन है ना, वो तो इंडिया ब्लॉक में नहीं है, क्या पता इंडिया ब्लॉक में क्योंकि हो। अगर हम इंडिया अलायंस में देखें तो जो सबसे बड़ी नाकामी की वजह थी वो थी नीतीश कुमार का जाना, आरएलडी का जाना। ये कुछ ऐसी सीटें थी कि नीतीश कुमार की सीटें इंडिया अलायंस के पाले में होती, आरजेडी शायद बिहार में कुछ और ज्यादा परफॉर्मेंस करती तो नतीजे कुछ हो सकते थे। ममता बनर्जी ने अकेले परफॉर्मेंस दिया, आपको बीजेपी को मात दी थी, ये तो कहना होगा 2024 में। नहीं, हम वही बात कर रहे थे, अभी उसी को हम आगे कंप्लीट कर रहे थे। हाँ। कि नीतीश कुमार भी इंडिया ब्लॉक से बाहर हुए तो ममता बनर्जी के कारण ही तो बाहर हुए। ममता बनर्जी ने ही तो वीटो किया कि नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनेंगे इंडिया ब्लॉक। तो ये तो ममता बनर्जी ने सबोटाज किया 2024 का चुनाव। अपोजिशन के पूरे चुनाव को ममता बनर्जी ने सबोटाज किया। अब क्यों किया वो एक लंबी कहानी है और उसके कई एस्पेक्ट फिर निकल आएंगे कि ममता बनर्जी ने किस तरह से मेघालय में कांग्रेस को खत्म किया। कांग्रेस के 14 एमएलए होते थे और उन 14 एमएलए में से एक को छोड़ करके और पूरी पार्टी ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी तृणमूल में शामिल करा ली, पूरी कांग्रेस, और मेघालय में कांग्रेस खत्म हो गई। ममता बनर्जी ने गोवा में कैसा कांग्रेस के साथ किया। तो ममता बनर्जी के की वजह से इंडिया ब्लॉक का कैंपेन सबोटाज या 2024 में सबोटाज, नहीं तो तस्वीर कुछ और होती। तो और ममता बनर्जी अकेले लड़ी। हो सकता है कि ममता बनर्जी अगर इंडिया ब्लॉक में रहती तो 42 की 42 सीटें पश्चिम बंगाल में इंडिया ब्लॉक जीता होता, या उससे जो एक माहौल बनता उसका और दूसरी जगह भी असर होता। वो तो नीतीश कुमार के, ममता बनर्जी के वीटो की वजह से। और उस मीटिंग के तो हम लोग गवाह हैं, जो ऑनलाइन मीटिंग हुई थी और जिसमें कहा नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात तय हो गई, और तब राहुल गांधी ने माइक लेकर के कहा कि इसके लिए तो ममता बनर्जी से पूछना होगा, जिसके बाद भड़क करके ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों उठ करके चले गए। वो एक कहानी अलग है, वो ममता बनर्जी ने सबोटाज किया। तो ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक नहीं लीड कर सकती है, ये बात छोड़ दीजिए, मणिशंकर अय्यर भी जानते हैं। वो अपने कांग्रेस विरोध की वजह से कभी स्टालिन को, कभी विजयन को, कभी ममता बनर्जी को बड़ा नेता बना रहे हैं, तो उनकी बात अलग है एक। और वो ये अब सब आदमी को ठीक ही कहा तहसीन जी ने कि बहुत अच्छे लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पर अटैक करने के लिए उनको टारगेट नहीं किया था। ये एक मैटर ऑफ फैक्ट है कि वो मार्क्सिस्ट सोसाइटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की मार्क्सिस्ट सोसाइटी से जुड़े हुए थे और 1962 की भारत और चीन की लड़ाई में चीन के लिए चंदा इकट्ठा करते थे लंदन में। तो उनकी आलोचना तो इस बात के लिए भी होती है कि 62 की लड़ाई में उन्होंने चीन के लिए चंदा इकट्ठा किया था। तो वो उनकी बात छोड़ दीजिए। अब दूसरा पहलू इसका है कि राहुल गांधी की लीडरशिप। तो राहुल गांधी की लीडरशिप के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। उनकी लीडरशिप का आज तक किसी को समझ नहीं आया। अब इसकी एक मिसाल हम आपको रवि जी दे रहे हैं। अभी क्या है, 5 राज्यों में चुनाव, पश्चिम बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में और केरल में। इन 5 राज्यों में से सिर्फ एक राज्य में तमिलनाडु राहुल गांधी गए हैं और अभी प्रियंका गांधी असम गई हैं। पश्चिम बंगाल में हमको लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी नहीं गए। असम में भी लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी नहीं गए। वो कैसे चुनाव लड़ेंगे? और अभी भी कांग्रेस पार्टी की एक परसों बैठक हुई है, जिस बैठक में इंडिया अमेरिका ट्रेड डील को लेकर के किसान रैली करने का फैसला हुआ है। 6 रैलियों का फैसला हुआ है। 6 राज्यों में कांग्रेस रैली करेगी, उसमें कोई चुनावी राज्य नहीं है। राहुल गांधी की रैली पहली भोपाल में होगी, जम्मू कश्मीर में होगी, बिहार में होगी, राजस्थान में होगी, मध्य प्रदेश में होगी, महाराष्ट्र में होगी, लेकिन चुनाव जहां होने हैं वहां राहुल गांधी रैली नहीं करने जा रहे। चुनाव लेकिन ठीक है, ये अगर हम प्रदेशों के चुनावों की फहरिस्त देखें, अभी जो हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, बिहार में चुनाव हुए हैं, हर जगह ये तो मानेंगे कि कांग्रेस का प्रदर्शन जो है पहले के मुकाबले बहुत गिरा है। लेकिन अगर क्योंकि राहुल गांधी जो है वो सेंटर के नेता है, तो हमें जो सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो राहुल गांधी ने 2024 में 2 सीट पे चुनाव लड़ा था, दोनों सीट पे जीत दर्ज की थी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और एक कामयाब यात्रा थी और उसका इंपैक्ट देखने को तो मिला था। अब सवाल यह है कि विपक्ष जानबूझ के राहुल गांधी को आगे नहीं होने दे रहा, यानी कि जो विपक्षी अलायंस में ये कह लूं, बीजेपी तो नैरेटिव सेट करती है, अब इसमें ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, ये सब लोग थे, या वाकई में राहुल गांधी या कांग्रेस अभी खुद से कॉन्फिडेंस में नहीं है कि हमें राहुल गांधी को चेहरे के तौर पे आगे देना है? नहीं, तो कांग्रेस पार्टी इसमें जो अभी चीजें हो रही, देखिए अपोजिशन तो सैबोटाज कर रहा है नीति राहुल गांधी को, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने इस तरह के बयान, अखिलेश यादव भी गए थे कलकत्ता, उन्होंने भी जाकर के कह दिया कि ममता बनर्जी ही अकेली नेता है जो बीजेपी से लड़ सकती हैं। अब एक दिन उमर अब्दुल्ला ने इसी तरह से राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिया, तो आज वो बचाव कर रहे उतर गए। आज उन्होंने बचाव किया कि राहुल गांधी बहुत अच्छा लड़ रहे हैं अपोजिशन के साथ। तो अपोजिशन के लीडर ही आपस में लीडरशिप को लेकर के, शिवसेना ने अपने के मुखपत्र में सामना में ये लिखा कि नेतृत्व पर विचार होना चाहिए, जब ये तमाम चीजें उठी हैं तो वो कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को जो
अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तरह सड़क पर उतर के रैलियां करके, सभा करके, संगठन मजबूत करके राजनीति करने से कौन रोक रहा है? प्रधानमंत्री ठीक है, मैं एक मिनट, एक लाइन में हम बात खत्म कर रहे हैं रवि जी। ठीक है, इस साल में, इस जनवरी फरवरी के महीने में हमको लगता है कि 2 या 3 बार प्रधानमंत्री असम भी जा चुके, पश्चिम बंगाल भी जा चुके, अमित शाह के 3-3 दौरे हो गए, 2-2 दिन उन्होंने प्रवास किया जा करके, वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। ये करने से राहुल गांधी को कौन रोक रहा है? वो तो बल्कि यंग है और ज्यादा एनर्जेटिक है, वो क्यों नहीं जाकर के रैलियां कर रहे हैं, वहां सभाएं कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर रहे हैं? बिहार में रवि जी 7 साल से कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है, कार्यकारिणी नहीं है, तो इसके लिए उनको कौन रोक रहा है कि आप संगठन बनाइए? यही मैं जवाब ले लेता हूं तहसीन जी, क्योंकि इसी तरह को लेकर सवाल उठते हैं कि ठीक है, राहुल गांधी हमें संसद के अंदर दिखते हैं, आजकल अच्छे भाषण दे रहे हैं, उनके भाषण में आक्रामकता भी नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ग्राउंड पे काम करती है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी दिन रात एक एक दिन 10-10, 12 रैलियां करते हैं, जहां चुनाव होते हैं राहुल गांधी, कांग्रेस, विपक्ष उससे पहले पहुंचते हैं, क्या वही आपको नजर आ रहा है कि वो एक्टिवनेस नहीं है, या फिर कहें कि वो सीरियसनेस नजर नहीं आती है राहुल गांधी में? और यही वजह है कि कांग्रेस, विपक्षी तो दूर, तमाम पार्टियां, कांग्रेस के अंदर भी विश्वास नहीं है कि राहुल गांधी को हम कहें कि हां, ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर फेस। फिर से मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले मेरा ये मानना है कि आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ये सबसे ज्यादा भार उठा रहे कांग्रेस में। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, उस उदाहरण के माध्यम से मैं दूसरे भाग में जाऊंगा। जैसे अगर आपको याद हुआ 2019 के चुनाव के वक्त राहुल गांधी जी लगातार रफाल का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कहा किसी ने उनका साथ नहीं दिया। अब मैं आता हूं दूसरे मुद्दे के, रफाल जैसे मुद्दे, जो मुद्दे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुद्दे जो है सही मुद्दे उठाना जरूरी होता है, और कहीं ना कहीं जो इर्द गिर्द के जो एडवाइसेस है वो राहुल गांधी जी को सही एडवाइस उनको देना होगा, क्योंकि जो मुद्दे उठाते कहीं ना कहीं वो हमेशा सही मुद्दा नहीं था, चाहे रफाल का मुद्दा था, चाहे और मुद्दा था। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी कब बने? जब वो बिहार में बैठ गए और एक धरने को पूरा करने के बाद एक उन्होंने अपने लक्ष्य को अचीव किया। हमारा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को हम कैसे पूरा करेंगे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो टारगेट सेट करे उस टारगेट पे, इसके पहले हम कहते थे कास्ट सेंसस, इसके बाद एसआईआर, तो हमारा मुद्दा क्या है, तो उस मुद्दे को अचीव करना बहुत जरूरी था, तब पब्लिक का फेथ आएगा। तीसरी चीज, लेकिन ये मैं मानता हूं और बहुत लोग मानते हैं, तीसरी चीज 30 सेकंड में जी। हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, आपका लक्ष्य, टारगेट, एक राजनीतिक पार्टी का लक्ष्य क्या होता है? सबसे पहले सत्ता हासिल करें, सत्ता हासिल करें, जब तक पावर नहीं होगी तब तक आप सोसाइटी में, देश में चेंज कैसे कर सकते हैं? अगर ठीक है आंदोलन, ठीक है चलिए बोलिए। मैं इसी पे आ रहा, मान लीजिए कि दोपहर का समय है, भूख लगी है और एक सड़क पर 2 रेस्टोरेंट है, सामने बीजेपी और एक में कांग्रेस। बीजेपी के रेस्टोरेंट में आपको पता है हेड शेफ नरेंद्र मोदी है, बाकी अमित शाह जी एक शेफ है, निर्मला सीतारमण जी, अजीत डोवल जी है, जयशंकर जी है, नितिन गडकरी जी है। आपको बेशक अजीत डोवल जी का खाना पसंद नहीं होगा, अमित शाह जी का, लेकिन आपको पता है वहां पर क्या मिल रहा है। हमारे रेस्टोरेंट में हम सिर्फ कह रहे हैं कि बीजेपी का रेस्टोरेंट खराब है, ठीक है मान लिया उनका रेस्टोरेंट खराब है, मुझे भी वहां नहीं जाना, लेकिन हमारे वहां हेड शेफ कौन है, सूस शेफ कौन है, कौन सी भूमिका में होगा। इसलिए मैं बार बार जब भी मैं मिलता हूं मैं कहता हूं कि हमें एक शैडो कैबिनेट करना होगा। जब बीजेपी की कोई पॉलिसी आई, उस पॉलिसी पे जहां उनकी पॉलिसी अच्छी है उनका साथ देना चाहिए, जहां उनकी पॉलिसी गलत है हम ऑल्टरनेटिव पॉलिसी क्या दें। सिर्फ कहना कि ये पॉलिसी गलत है उससे काम नहीं चलेगा। हम बेहतर कैसी गवर्नेंस दे सकते हैं, हम क्या अलग करेंगे उनसे, हम क्या दूसरा करेंगे जिससे लोग हमें वोट दें, ये लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और ये राहुल गांधी जी के एडवाइजर्स वो राहुल गांधी को ये बात, ये मैसेज पहुंचाने में और कितने साल मैं बोला हूं, लेकिन नहीं मैंने बोला हूं, बट क्या होता है उनके एडवाइजर्स है वो ज्यादा मणिशंकर जी के जैसे ज्यादा वो बुद्धिजीवी उनके एडवाइजर्स है, तो उसमें मैं क्या, उसमें मेरा मैं उनको फिर बताता नहीं, बता दीजिए। लेकिन ये मैंने बात बताई है उनके उन लोगों को, और उनको ये बोलना चाहिए आपको एक शैडो कैबिनेट रखना होगा, वो भूमिका में आना होगा, और जहां पर सरकार अच्छी करती है वहां पे आपको अच्छा सरकार की प्रशंसा करनी होगी। पहले 2 दिन एआई समिट की मैंने सरकार की आलोचना की थी, वो गलगोटिया और क्या क्या बकवास चल रहा था, आपने वहां पे एआई समिट में आपने कैश रखा है। पर जब प्रधानमंत्री जी थे स्टेज पे, जब मैक्रोन थे, एस्टोनिया के अध्यक्ष राष्ट्रपति थे, ब्राजील के राष्ट्रपति थे, यूनाइटेड नेशंस के थे, ओपन एआई, बाकी सारे एआई की दुनिया के बड़े लोग थे, आपको नहीं, लेकिन तो वहां पे आपकी सब प्रशंसा करेंगे। यही तो बड़ा सवाल है ना तहसीन जी, एआई समिट में ठीक है आप जा रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं, सब कुछ हो गया,
लेकिन ये भी क्यों तो करना है कांग्रेस वहां पे विरोध? ये और कोई जगह नहीं मिली। इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन कि वहां लोग कपड़े खोलने लगे, विरोध करने लगे, ये बिना लीडरशिप के, बिना कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है या जो स्ट्रेटेजिस्ट है उनके बिना हो सकता है? नहीं, स्ट्रेटेजिस्ट देखो, जो मुझे पता नहीं स्ट्रेटेजिस्ट की क्या सोच है कि दे डबल डाउन ऑन इट, बट मुझे अगर आप मुझे व्यक्तिगत तौर से पूछो, हालांकि मैं कांग्रेस को वोट करता, मुझे लगा ये छिछोरापन था और ये सड़क छाप व्यवहार था, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, ये इसीलिए तो तहसील जी अनुशासन होता है ना, इसीलिए तो लीडरशिप क्वालिटी में एक डर, एक खौफ जो है वो कांग्रेस में नहीं दिखता है। मणिशंकर अय्यर कुछ भी बयान दे देते हैं, शकील अहमद अपना दर्द सुनाते हैं, प्रेम कुमार जी भी इस चर्चा में हमारे साथ। एक लाइन बोल दो ठीक मुझे है। एक्चुअली अगर कोई बता दे कि एआई समिट में इंडिया यूएस ट्रेड डील का क्यों अपोज कर रहे थे, कम से कम उधर प्रोटेस्ट किए, उसके बाहर प्रोटेस्ट और करते तो ये करते कि आपने एआई समिट में यूपीआई नहीं रखा और इंटरनेट नहीं रखा और ट्रैफिक जैम था और गलगोटे था, कम से कम उस पे करते प्रोटेस्ट। वो वही कह रहा हूं कि अगर क्या मतलब है। बिल्कुल तहसीन जी, वही तो कह रहा हूं ना कि यहां स्ट्रेटेजी की कमी रह गई। बजाय आप टेक्निकल सवाल पूछने के बजाय कि आपने एआई समिट की है, लेकिन भारत का एआई में योगदान क्या? हमारे पास चैट जीपीटी है, हमारे पास क्या गूगल जेमिनी है, हमारे पास चाइना की तरह जो उनकी तरह, हमने क्या किया? यूएस ट्रेड डील को बीच में ले आए। तो जो विरोध करने का तरीका है, प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी, हालांकि यह समिट हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है कि राहुल गांधी के खिलाफ मणिशंकर अय्यर, शकील अहमद, ये जो विरोध की आवाजें बार बार उठ रही हैं, क्या लग रहा है आपको? इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं या ये नेता जो बिल्कुल अब कह सकते हैं कि इनका टाइम खत्म हो गया है, इसलिए ये बौखलाहट हमें देखने को मिल रही है? देखिए रवि जी, जब किसी नेता के विरोध में आवाज उठती है तो ऐसा तभी होता है जब वो नेता सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, कुछ कर रहा होता है। अगर कुछ नहीं कर रहा होता तो कोई कुछ बोले ही नहीं। तो बात है कि कांग्रेस में अगर अब सिंगल हैंडेडली अगर कांग्रेस को बीते कुछ समय में आगे लेकर के गए हैं अपनी यात्राओं के बाद, और तमाम चीजें इंडिया गठबंधन बनाना, उस मुकाम तक लाना कि लोकसभा की तस्वीर बदल गई, सत्ता और विपक्ष में विपक्ष मजबूत हो गया, कांग्रेस डबल हो गई, इन सब के पीछे अगर कांग्रेस के भीतर कोई नाम आता है तो जाहिर बात है कि राहुल गांधी का नाम आता है। और जहां तक है कि ये चीजें बीजेपी में भी पहले देखी गई थी कि भाई कभी लाल कृष्ण आडवाणी खिलाफ में लिख देते थे मोदी जी के, चिट्ठी लिख देते थे या कुछ ब्लॉग्स लिख देते थे, सुधींद्र कुलकर्णी, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, शत्रुघ्न सिन्हा, तमाम लोग थे, लिख रहे थे। लेकिन अब 10 साल 12 साल की सत्ता के बाद में वो लोग हाशिए पर चले गए। अब इनकी अपनी टीम है जो कि कृषि कानून लाओ तो ताली, हटाओ तो ताली, ट्रेड डील में 50% टैरिफ हो तब चुप्पी, 10% 15% हो तब चुप्पी। तो अब तो एनडीए के भीतर, बीजेपी के एनडीए के भीतर भी आवाज खत्म है। यहाँ इंडिया गठबंधन में कम से कम असहमति की आवाज तो है। सपा थोड़ा डिफरेंट बोल रही है, दूसरे लोग डिफरेंट बोल रहे हैं, इसके बावजूद इंडिया गठबंधन के लोग ऐसा नहीं है कि जाके बीजेपी के फेवर में बोल रहे हैं, वो कांग्रेस से ज्यादा मुखरता के साथ बीजेपी की मुखालिफत कर रहे हैं। तो ये कहना, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में घटक दल भी कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये आपका साथ दे रहे हैं क्या? नहीं। लेकिन प्रेम जी जिंदा दिली का प्रमाण होता है, जिंदा होने का प्रमाण होता है। प्रेम जी, मैं थोड़ा सा अगर रोकूं आपको, आप कह रहे हैं कि ठीक है किसी भी संगठन में असहमति होनी चाहिए, लेकिन एक लाइन नहीं होनी चाहिए, एक लिमिट नहीं होनी चाहिए। मणिशंकर अय्यर, शकील अहमद या तमाम नेता ठीक है ये विरोध उठा रहे हैं, या शशि थरूर हैं विरोध की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उससे नुकसान तो पार्टी को हो रहा है ना, नुकसान तो उसी पार्टी को हो रहा है जिससे वो जुड़े हुए हैं। यह भी तो समझना होगा कि हम असहमति जता रहे हैं, हमारी राहुल गांधी से विचारधारा नहीं मिलती है, लेकिन जिस संगठन से हम जुड़े हैं कहीं उसी संगठन को खोखला तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा आपका मानना हो सकता है कि खोखला कर रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न जो नाजुक प्रश्न माने जाते हैं उसको उठाए रहना चाहिए। आप याद कीजिए ना, जब बीजेपी लड़ा करती थी राम मंदिर का सवाल लेकर के और सरकार बनाती थी, तो क्या जॉर्ज फर्नांडिस समर्थन करते थे? नहीं, वो एक कॉमन मिनिमम बात होती थी उनके बीच में, उन विवादास्पद मुद्दों को छोड़कर सरकार चलाते थे। वैसे ही पार्टी में भी होता है, और दूसरी चीजों को भी पार्टी जब संकट की घड़ी में होती है तो विवादास्पद मुद्दों को छोड़ा जाता है।
लेकिन कुछ लोग नहीं भी छोड़ते हैं। तो इसको हम एकदम से नकारात्मक मानने के बजाय हम ये मानते हैं कि भाई ये ऐसी ही शक्तियां तो सोचने समझने वाले शक्तियों को एक्टिव रखती है। हाँ, सीमा से बाहर जब होगा तो पार्टी अपना एक्शन लेती है, तभी अनुशासनहीनता वगैरह। जब कांग्रेस को बुरा नहीं लग रहा है मणिशंकर अय्यर का बोलना, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले की बुरा लगे? नहीं, यही तो सवाल है कि मणिशंकर अय्यर कुछ भी बोलते रहे और कांग्रेस कोई एक्शन ही ना ले। ये भी तो दिख रहा है ना, यही तो कह रहे हैं कि अनुशासन में, संगठन में एक डिसिप्लिन होता है, एक सख्त मैसेज दूसरे नेताओं को भी जाएगा कि आप आवाज उठाएंगे तो आपके खिलाफ इस तरह से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से आप जो बात बोल रहे हैं, लेकिन जो अनुशासन है, अनुशासन की भी अपनी परिभाषा होती है। लेकिन वो कौन तय करे कि ये सीमा है और ये सीमा नहीं है? फिर यहाँ अनुशासन और के नाम पर तानाशाही में भी फर्क नहीं रह जाएगा। ये भी बात बड़ा थोड़ा वेग किस्म का है, इसमें बहुत परफेक्ट होकर के बोलना मुश्किल है। ठीक है, मैं यही जवाब ले लेता हूं। कौशल जी हमारे साथ बने। कौशल जी, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें हम कि ठीक है, राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी बोल रहा है, जो भी मन आता है वो बोल देता है, लेकिन दूसरी तरफ जो एक डेमोक्रेटिक वे होता है किसी भी संगठन में, बीजेपी के अंदर तो कोई आवाज भी नहीं उठा पाता है। वसुंधरा राजे को हटा दिया जाता है, शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाता है, मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली भेज दिया जाता है, किसी को भी कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, कोई नया चेहरा एकदम सीधे बिठा दिया जाता है। तो ये क्या, ये भी तो डर और खौफ का एक संगठन हुआ ना? रवि जी, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि बहुत ही फेंट सा डिफरेंस होता है अनुशासन में और तानाशाही में। करेक्ट? ये आप कैसे डिसाइड करोगे अनुशासन है कि तानाशाही है? हमारे शिवराज सिंह चौहान के वो दर्द भरे बयान, वसुंधरा राजे का वो उतरा हुआ चेहरा, जब लिस्ट वो अगर हर स्टेप पे फिर आप पहले एक बार सारे सवाल आप बोल दीजिए, फिर मैं सारे जवाब दूंगा। बस मैं थोड़ा सा रोक रहा था। मत इंटरप्ट। हाँ, अभी और कुछ सवाल बचा है? ठीक है, कंटिन्यू करें आप। नहीं, और कोई सवाल बचा है तो बोल दीजिए, मैं काउंटर करूंगा बीच में अगर थोड़ा सा होगा तो, बाकी आप बोलें। अच्छा, ठीक, करिएगा। ठीक, अभी वहां से आने के बाद वहां के चीफ मिनिस्टर को क्या बनाया गया? केंद्रीय मंत्री बनाया गया ना। चीफ मिनिस्टर से बेटर पोजीशन दी गई ना आप लोगों के लिए। चीफ मिनिस्टर, हाँ, केंद्रीय मंत्री पूरे। अरे भाई प्लीज, अपनी अपनी इच्छा है भाई, अपने अपने सोचने का तरीका है। आप चाहते हैं, आपकी कांग्रेस का यही तो शॉर्ट कमिंग है ना कि उनका नेता चाहता है वो चीफ मिनिस्टर बने पर केंद्रीय मंत्री ना बने, क्योंकि चीफ मिनिस्टर में अपनी जेब बढ़ेगा, ठीक, और केंद्रीय मंत्री में वो देश के लिए कुछ काम कर पाएगा, बेटर कर पाएगा। तो अपने अपने सोच का तरीका है। और ये अनुशासन, इसमें क्या गलत बात है कि अगर एक आदमी कार्य कर रहा है, वहां पे 20 साल से वो सीएम थे, उसके बाद अगर वो केंद्र में सेवा दे रहे तो इसमें क्या गलती है? अच्छा ये बताइए, आप इसको डिक्टेटरशिप कैसे कह सकते हैं? ये अनुशासन क्यों नहीं है? अच्छा सुनिए, डिक्टेटरशिप इसलिए कहता हूं। अभी अगली बार थोड़ा बोल तो लेने दीजिए भाई। आपने एक सवाल और उठाया था कि राहुल गांधी पे सिंपैथाइज करते हुए कि राहुल गांधी या कांग्रेस केंद्रीय पार्टी है, स्टेट पार्टियां में कैसे इंटरफेयर कर सकती है? तो कांग्रेस जम्मू कश्मीर में किसकी बैसाखी पे है? पंजाब में किसकी बैसाखी पे है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी की बैसाखी पे है, बिहार में आरजेडी की बैसाखी पे है, दिल्ली में सफा हो चुकी है आम आदमी पार्टी की बैसाखी की, अगर थी तो थी। बंगाल में किसकी बैसाखी पे है? उड़ीसा में कौन बचा हुआ है? महाराष्ट्र में किसकी बैसाखी पे है? तमिलनाडु, केरला, कांग्रेस और कौशल जी, सेंटर में आपकी दो बैसाखियां हैं, एक नीतीश कुमार, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू। ये दोनों हट गई। बैसाखियां तो हर जगह, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। सुन लीजिए साहब, 2014 की बात हुई, 2019 की बात हुई, 2024 की बात हुई, 24 में बैसाखी आ गई, लेकिन बैसाखी ने आज तक आवाज नहीं की है। सब साथ में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए परिवार प्रथम नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। हम सिंपल, अगर आपको भारत देश पे लॉन्ग टर्म राजनीति करनी है, देश के लिए काम करेंगे तो आपका काम होगा, नहीं तो नहीं काम होगा। आप ये बताइए, राहुल गांधी जिस तरह से कांग्रेस ने अभी कोई नेता कांग्रेस का तहसील भी नहीं सपोर्ट कर पा रहे, ये जो लंगोटिया और गलगोटिया वालों काम जो हुआ कांग्रेस के द्वारा, उसको कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है। राष्ट्र को सेकेंडरी बना, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की तरह आते हैं। अभी हमारे मित्र पत्रकार द्विवेदी जी भी बोल रहे थे कि वो जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बीच में, बिहार इलेक्शन के बीच में विदेश जाने क्या मतलब? बीच में इलेक्शन छोड़ करके विदेश जाने क्या मतलब? जब भी उनको अपनी बहन तक से तो डर लगता है कि अगर प्रियंका जी बन गई तो उनका नाम कहां से आ जाएगा,
झूठ बोलने की पॉलिटिक्स करेंगे, झूठ बोलेंगे और जगह जगह घूम घूम करके एफिडेविट देते रहेंगे, माफी मांगेंगे। राफेल पे फेल होंगे, पेगासस पे झूठ बोल के माफी मांगेंगे। चाइना में जब डोकलाम हो रहा होगा तो चाइना के एम्बेसडर के साथ डिनर करेंगे, पहले मना करेंगे, जब फोटो आ जाएगी तो एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह से आप सामाजिक जीवन में और राजनीति में तो आप तो खुले हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है आपका घर, कोई कभी भी देख सकता है। तो अगर आपको भारत देश की राजनीति करनी है, जो मेरा मानना है, हमारी पार्टी आपके हिसाब से गलत या सही हो सकती है, पर वो एक विचारधारा बेस्ड पॉलिटिक्स है। उससे जो भी लोग आप कंपेयर कीजिए ना, जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा नहीं कि कभी छुटपुट बात नहीं हुई होगी, कुछ लोग छोड़ के चले गए होंगे, पर क्या वो सरवाइव कर पाए? नहीं कर पाए। लेकिन देश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी पार्टियां हैं, सब कभी न कभी कांग्रेस का पार्ट रही है। 100 बार से ज्यादा टूटी है। बीजेपी के बारे में ये खबर है कि उनके जो सहयोगी हैं, हरियाणा में ले लें जेजेपी, आज कहां है? महाराष्ट्र में ले लें शिंदे साहब, चीफ मिनिस्टर होते थे, वो कहां हैं? तो वो तो सब देखते हैं, वो एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है, पावर का खेल है। बिल्कुल, एक देखने का नजरिया है, देखने का नजरिया है। आप बर्फ जैसे ग्लास में पानी लें और उसमें आइस क्यूब्स डाल दें, जब तक वो आइस क्यूब्स नजर आ रहा तब तक आपको ठीक है, उसमें वो घुल गया तो आपको लग रहा है कि जेजेपी कहां गायब हो गई, अकाली दल कहां गायब हो गया, एक नाथ शिंदे आज कहां है, वो सब दिख रहा है। वैसे इसमें भारतीय जनता पार्टी गलत कहां पे, आप बताओ ना। गलत यही तो है ना, पॉलिटिक्स में आपकी जो पॉलिटिक्स है, इसमें गलत कहां है बताओ ना। वही मैं कह रहा हूं, अखिलेश यादव क्या कहते हैं? अखिलेश यादव क्या कहते थे? अरे समाज सेवा करने थोड़ी ना है, अरे भाई पॉलिटिक्स हो रही है, देश को राष्ट्र प्रथम बनाने के लिए विश्व बंधुत्व में सबसे आगे ले जाकर के 2047 तक पूरे भारत को डेवलप कंट्री बनाने के लिए अगर हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो क्यों नहीं करेंगे? राष्ट्र प्रथम है, पार्टी प्रथम है, ये तो जनता तय करेगी। बहरहाल ये तो जनता तय कर रही है। 95 टाइम्स राहुल गांधी हार चुके हैं, कितनी बार एग्जाम देंगे भाई? अरे कभी तो फेल होगा यार आदमी। ठीक है, ये जवाब कांग्रेस देगी, क्योंकि अभी एक छोटा सा ब्रेक हमको लेना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।